podcast revision series of DT. Today we are dealing with the topic of GAR, and in GAR we are also dealing with the tax planning, tax management, tax avoidance, and tax evasion. So without a waste of time, let's get started with the topic of GAR. So the first question is that why GAR was introduced. The first question is GAR की introduction की नींव फैलती क्यों हुई? वो इसलिए फैलती हुई क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज थे दे वर नॉट केपेबल, दे वर इनकेपेबल कि वो टैक्स इवेजन को कम्बैट कर पाते, इसलिए गार वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स एक्ट. दो देयर आर स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स बट दे आर नॉट सफिशिएंट अगेन बिकॉज दे टारगेट ओनली द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जहाँ पे स्पेसिफिक अवॉइडेंस हो रहा होता है. इसलिए देयर वाज अ नीड फॉर फेल्ट कि गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स भी आ जाएं, इसलिए गार वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर. तो वी विल फर्स्टली सी कि गार कब लगता है और गार के अंदर प्रोविजंस क्या हैं हम वो भी देखेंगे. तो फर्स्टली देर हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक अरेंजमेंट होना चाहिए. सबसे पहली बात एक अरेंजमेंट होगा तो गार लगेगा. प्लस देर शुड बी अ टैक्स बेनिफिट ऑफ मोर देन ₹3 crore एंड देन देर शुड बी एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट. वो होना चाहिए. इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे. It creates rights and obligations which are not ordinarily created between persons dealing at arm's length price. It is employed for purposes for other than the bona fide purposes. अगर कुछ हो रहे हैं तो वहाँ पे लग जाएगा. If the arrangement lacks commercial substance तो फिर वहाँ पे भी गार लग जाएगा. और is deemed to lack the commercial substance तो वहाँ पे भी गार लग जाएगा. तो ये सारी conditions fulfill होनी चाहिए. आगे भी हम इसमें देखेंगे कि हम इसकी पूरी डिटेल स्टडी करने वाले हैं. इसलिए प्लीज ओपन द टेक्स्ट और पीडीएफ whatever you have of ICI study material. Here it comes. GAR, General Anti-Avoidance Rules. Tax avoidance is not defined in the taxing statutes. Tax avoidance is nevertheless the outcome of the actions taken by the assessee, none of which or no combination of which is illegal or forbidden by the law as such. Tax avoidance involves the legal exploitation of tax laws to one's own advantage. So, an arrangement entered into solely or primarily for the purpose of obtaining a tax advantage. हम यहाँ पे ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि क्या हो रहा है कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है. अरेंजमेंट एंटर इनटू सोली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ टैक्स एडवांटेज. ये है एक टैक्स अवॉइडेंस. इट इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लिटरेचर. व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस? ये वेरियस कमिटीज के बारे में बता रहे हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार कहाँ होती है. उससे पहले हम ये स्पेसिफिक सार के देख लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सार. सार कहाँ कहाँ लगता है. तो 48(2) में अगर हम रिलेटेड पार्टीज को एक्सेस पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे 48(2) लग जाता है. तो द एक्सेस द डिसअलाउंस मेड इन सेक्शन 48(2) वहाँ पे सार एप्लीकेबल हो जाता है. 80A(I)(8) on transactions with tax exempt entities to be valued at market value. 92 to 92F on transfer pricing regulations. Transfer pricing regulations अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सार के अंदर. Section 93, 94, 94A, 222E deemed dividend, 40A(I), 40A(1) and 40A(1)A वो TDS वाला. Section number 9, income which is deemed to accrue or arise in India, and explanation 1 to 13 to section 43(1) वो एक्चुअल कॉस्ट निकालने वाला. तो यहाँ पे ये सब सार के एग्जाम्पल्स थे. हमने अभी 10 एग्जाम्पल सार के देख लिए हैं कि सार कहाँ कहाँ लगता है इनकम टैक्स एक्ट में. इसके बाद हम बात कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स. तो ये कब से एनफोर्स होते हैं. AY 1819 से. अब हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं. प्लीज रीड द क्वेश्चन.
तो क्या गार एप्लीकेबल होगा क्या इन फर्स्ट केस? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज यहाँ पे 10AA का क्लियर कट डिडक्शन वैसे भी यहाँ पे लॉ लेजिस्लेचर के अंदर मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे गार का एप्लीकेशन नहीं होगा। यहाँ पे कोई अवॉइडेंस ऑफ एक्ट, तो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे गार का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। Though there is a tax benefit. However, in this case, however, this is a case of tax mitigation where the taxpayer is taking advantage of fiscal initiative offered to him by complying with the conditions imposed by SEZ Act. Example, setting up of the business unit in SEZ area. Hence, the revenue authorities would not invoke GAR as this regard in this regard of agreement. Example number 1A. Please read it. अगर वो अपना प्रोडक्शन डाइवर्ट कर रही है टू अ नॉन एसीजेड एरिया, नॉन एसीजेड एरिया वाला यूनिट अगर अपना प्रोडक्शन डाइवर्ट कर रहा है टू एन एसीजेड यूनिट व्हाइल डूइंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग देयर, तो फिर इज गार एप्लीकेबल इन सच अ केस? इज गार एप्लीकेबल? नो, बिकॉज यहाँ पे टैक्स लॉज जो हैं वही काफ़ी हैं, द नॉर्मल टैक्स लॉज वही काफ़ी हैं कि यहाँ पे जो टैक्स इवेजन हो रहा है वो उसको कैप्चर कर सकें, तो इसलिए गार विल नॉट बी एप्लीकेबल इवन दो देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ टैक्स बाय शोइंग production of non-SEZ unit as production of SEZ unit. Hence, this is an arrangement of tax evasion and this is an arrangement of tax evasion, not tax avoidance. Tax evasion, even though unlawful, can be dealt directly by establishing correct facts. बस फैक्ट्स का करेक्ट हो, ये एक्चुअली गार क्या है, फैक्ट्स टू फैक्ट्स को चेंज होता रहता है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 भी लिखेंगे। प्लीज रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्लियरली ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लग जाएंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन इसलिए लग जाएंगे बिकॉज जो नॉन एसीजेड यूनिट है वो एसीजेड यूनिट को मार्केट प्राइस से थोड़ा कम पे वो इट इज सेंडिंग द गुड्स और हेंस इट इज एबल टू शो हायर प्रॉफिट्स इन एसीजेड एंड लोअर इन नॉन एसीजेड, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लग जाएंगे। और ट्रांसफर प्राइसिंग में अभी हमने पढ़ा था कि इट इज अ सार, तो जब सार एप्लीकेबल होता है तो वैसे तो गार एप्लीकेबल हो जाता है, बट इट डिपेंड ऑन अगेन केस टू केस, दो सार एंड गार बोथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्टली सार लगेगा और उसके बाद अगर वहाँ पे कॉम्पिटिशन वो जो लोअर मार्केट वैल्यू में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर गार लग जाएगा। एक्सेस वाले पे सार लगेगा एंड जो लोअर वाला है उस पर गार लग जाएगा। मतलब अगर मार्केट रेट 40 रुपीज़ है तो 32 रुपीज़ पे हमने अगर सेल किया है तो 32 रुपीज़ पे तो गार लग जाएगा और 8 रुपीज़ पे सार लग जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1C। इस केस में गार एप्लीकेबल नहीं होगा इवन गार एंड सार कैन कोएग्जिस्ट एज पर द क्लैरिफिकेशन गिवन इन द सीबीडी सर्कुलर। इवन गार एंड सार कैन कोएग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पे गार इन्वोक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि द इशू ऑफ टैक्स अवॉइडेंस through shifting or reconstruction of existing business from one unit to another has been specifically dealt in section 10AA. यहाँ पे कोई इक्विपमेंट वगैरह की शिफ्टिंग हुई नहीं है यूनिट बी से यूनिट ए की तरफ। एसीजेड वाले एरिया को यूनिट ए कहाँ है और नॉन एसीजेड वाले यूनिट को बी कहाँ है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यूनिट बी का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया क्योंकि जो यूनिट ए था तो यूनिट ए से उसको सारे प्रोडक्शन मिलने लग गए, सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने लग गए, तो यूनिट बी का डिक्लाइन होता गया धीरे धीरे।
There has not been any shifting of the equipment from unit B to unit A. The company offered lower profits from unit B in computation of income. Can GAR be invoked on the ground that there has been shifting or reconstruction of business? गार इन्वोक नहीं कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि 10 डबल ही सफिशिएंट है यहाँ पे. अभी हमने इनपर्मिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट का मतलब देखा था. मीन्स एन अरेंजमेंट द मेन पर्पस ऑफ दिस टू ऑब्टेन अ टैक्स बेनिफिट एंड टैक्स बेनिफिट दैट टू मोर देन 3 crores और उसमें आईएए को फुलफिल करने के लिए 4 फॉर्म्स और गिवन है. आइदर दिस और आइदर दैट, इनमें से एक तो फुलफिल होना ही चाहिए. So it creates rights or obligations which are not ordinarily employed or created between persons dealing at arm's length, results directly or indirectly in the misuse or abuse of the provisions, lacks commercial substance or deemed to lack commercial substance, is entered into or is carried out by means which are not ordinarily employed for bona fide purposes. तो यानी कि अगर इस तरीके के डीलिंग है जो जहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं आ रही तो वो इनपर्मिसिबल अवॉइडेंस एलिमेंट का पार्ट बन जाएगा. मिसयूज ऑफ द प्रोविजन हो रहा है तो बनेगा lacks commercial substance और deemed to lack commercial substance आ रहा है तो बनेगा और is entered out into और carried out by means और मतलब bona fide means से carried out नहीं किया हुआ है तो भी यहाँ पे पार्ट बन जाएगा. तो ये दोनों हमको टेस्ट फुलफिल करने पड़ेंगे. सबसे पहले तो एक होना चाहिए टैक्स बेनिफिट और उसके बाद ए टू डी की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे. Please read the question. I request you all to please read the question. तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि द अरेंजमेंट इज बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू से यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि समथिंग इज द थिंग्स आर ओवर इनवॉइस्ड एंड अंडर इनवॉइस्ड. तो क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं कि टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए ये सब किया गया है. देयर इज एन अरेंजमेंट टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए किया है एंड ऑल्सो द कमर्शियल इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंसेस एंड ऑल. तो यहाँ पे क्लियरली हम गार इन्वोक कर सकते हैं. फर्स्ट टेंटेड एलिमेंट हमारा था rights and obligations which are not normally created but between persons dealing at arm's length. It creates the impermissible avoidance arrangement creates rights and obligations which are not normally created between persons dealing at arm's length crimes. The second one, the second tainted element please read the second tainted element. मिसयूज या अब्यूज ऑफ द प्रोविजन हो रहा है वहाँ पे. प्रोविजन ऑफ द एक्ट हो सकता है या फिर प्रोविजन ऑफ द ट्रीट या फिर ट्रीटी का मिसयूज हो सकता है. किसी का भी मिसयूज हो सकता है. प्लीज रीड इट. इसमें क्या हुआ कि जो टैक्स ट्रीटी है इट प्रोवाइड्स दैट कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट इन द कैपिटल स्टॉक. इट इज़ लाइक दिस टैक्स ट्रीटी. इंडिया की एक कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी है बिटवीन कंट्री F4 और ये बोलता है कि द कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स वुड बी टैक्सेबल in F4 only if it is a resident transferor
except where the transferor holds more than 10% interest in the capital stock of Inco. So this is the tax treaty. So the question अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9.9.5 करके 9.95 करके यहाँ पे टोटल यहाँ पे 19.9% की होगी होल्डिंग. तो ये क्या यहाँ पे गार्ड प्रोविजंस इन्वोक हो सकते हैं? सो द आंसर इज दैट यस, यहाँ पे गार्ड प्रोविजंस इन्वोक हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए हुआ है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट हुआ है. और आईए के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे मिसयूज हो रहा है प्रोविजन का. यहाँ पे 9.95 करके ए लिमिटेड ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है अपनी सब्सिडरीज कंपनी के थ्रू. इट हैज फ्लोटेड टू कंपनीज और उसके थ्रू उन्होंने यहाँ पे 9.5 करके इन्वेस्ट किया है. So consequently, treaty benefit would be denied by ignoring KNL, the two subsidiaries, or by treating KLN as one and the same company for computation of tax. The third tainted element lacks commercial substance or is deemed to lack the commercial substance. And the fourth is that it has मतलब उन तरीकों को employ किया गया है जो कि non bona fide purpose के लिए होते हैं. So arrangement to lack commercial substance को हम यहाँ डिटेल में देखेंगे. That is the third tainted element. जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं वो एज अ होल ऑफ द अरेंजमेंट से डिफर करती है. द इंडिविजुअल स्टेप 1 2 3 4 वो डिफर करती है पूरे अरेंजमेंट से. फर्स्ट वन इज दैट. सेकेंडली इट इन्वॉल्व्स राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग. मतलब हमको जिसको पैसा पहुंचाना है तो हम उसको या तो पैसा पहुंचा रहे हैं और इट नीड नॉट कि वो पैसा वापस हम तक आ जाए. राउंड ट्रिपिंग में ऐसा नहीं है कि वो पैसा हम तक वापस आ जाए. राउंड ट्रिपिंग में ऐसा होता है कि वो हमारी डिजायर्ड लोकेशन या फिर डिजायर्ड पर्सन तक वो पैसा पहुंच जाना चाहिए. तो राउंड ट्रिपिंग में मतलब ये होता है एक पर्सन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जाता है. इट इन्वॉल्व्स एन accommodating party. Accommodating party is just a facilitator. Elements that have effect of offsetting or cancelling each other. It also sorry guys, there was some technical issue. तो अभी हम पढ़ेंगे चौथा एलिमेंट. A transaction which is conducted through one or more persons and disguises the value, location, source, ownership or control of funds which is subject matter of transaction. तो A1 वो इंडिविजुअल स्टेप्स की बात कर ली. पॉइंट बी हमने राउंड ट्रिपिंग की बात कर ली. उसके बाद हमने बात कर ली अकोमोडेटिंग पार्टी होनी चाहिए. एलिमेंट्स दैट हैव द इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग और कैंसिलिंग ईच अदर की बात कर ली. उसके बाद हम तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 4 को देखते हुए. It does not have a significant impact on the business risk or net cash flows of any party to the arrangement, apart from any effect attributable to the tax benefit that would be obtained. So it does not have a significant effect upon the business risk. इसका कोई significant effect नहीं है. उस सब्सिडरी कंपनी का बिजनेस रिस्क या नेट कैश फ्लोज पे कोई significant effect नहीं है. तो फिर ये भी एक हमने पॉइंट पढ़ लिया. इससे पहला वाला पॉइंट टैक्स बेनिफिट का था. अब हम ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे. Round tripping includes any arrangement through a series of transactions in which the funds are transferred among parties to the arrangement and such transactions do not have any substantial commercial purpose other than obtaining tax benefit. Please read it. Now since there is no activity in SUBCO, तो यहाँ पे कोई commercial substance तो है नहीं. It lacks a commercial substance. So can GAL be involved in such a case? Because the main purpose was to obtain tax benefit. It gives a loan of $100, USD 100 to another Indian company at the rate of 10%. सुबको जो है वो अनादर इंडियन कंपनी को लोन दे रही है $100 का एट द रेट ऑफ 10%.
तो क्लियरली जब इसको इंटरेस्ट की इनकम होगी तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, और लगेगा तो भी बहुत लोअर रेट से लगेगा. इसलिए GAR can be involved in such a cases because the main objective was to obtain tax benefit, and impermissible avoidance arrangement में भी यहाँ पे commercial substance it lacks. Subco may be disregarded. Consequently, in the hands of Inco, Subco may be disregarded and interest income may be taxed in the hands of Inco. यहाँ पे accommodating party का मतलब given है. So accommodating party is clearly a facilitator only. इसको पढ़ने के बाद we reach the conclusion that accommodating party is just a facilitator. Example number 5. Go through it once. तो एक्स लिमिटेड एक जेवी कंपनी है इंडिया में. ए और जेड ने मिलकर बनाई है एक्स कंपनी इंडिया में, और जेड लिमिटेड इज अ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया. रूटिंग ऑफ फंड्स हो रहा है यहाँ पे कंट्री एफ से, और टैक्स बेनिफिट हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक कंपनी है यूएस में विच इज वाई लिमिटेड, मतलब यूएस में नहीं, कंट्री C1 में है वाई लिमिटेड, और एक और कंट्री है F1 में ए लिमिटेड. तो वाई और ए ने मिलकर एक कंपनी बनाई जेड लिमिटेड. नहीं, वाई लिमिटेड एक कंपनी है सी में और ए लिमिटेड एक कंपनी है एफ में. तो वाई और ए ने एक जॉइंट वेंचर किया जेड, सिर्फ ए ने जॉइंट वेंचर किया है जेड के साथ. यहाँ पर जॉइंट वेंचर के एग्रीमेंट के अनुसार 49% of the X Limited's equity is allotted to A Limited and 51% is allotted to Z Limited. तो यानी कि 51 is allotted to Z Limited and 49 is allotted to A Limited. A Limited यानी कि वो Y Limited की कंपनी हो गई, सबसे होल्डिंग सब्सिडी हो गई. तो 51% अगर 49% of the shares they are allotted to A Limited. Thereafter, the shares of X Limited are held by A Limited are sold to C Limited, a company connected to the Z Limited group. तो अब जो shares हैं X Limited के, which are held by A Limited, they are sold. तो यहाँ पे X Limited कौन है? X Limited एक joint venture company है. Thereafter, the shares of X Limited held by A Limited and are sold to C Limited. वो group company ही है. As per the tax treaty with the countries F1, the capital gains arising to A1 are not taxable in India. Can GAR be invoked to deny the treaty benefits? F1 में कंट्री इसलिए क्लोट करी गई ताकि वहाँ पर और इंडिया के साथ एक टैक्स ट्रीटी है, तो उस टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट हम ले सकें. पर यहाँ पे क्या GAR इन्वोक किया जा सकता है? कोई कमर्शियल सब्सटेंस तो था नहीं ए लिमिटेड को फ्लोट करने का, तो इट इज पॉसिबल टू इन्वोक GAR इन दिस केस, क्योंकि अगेन कोई बिजनेस रिस्क या कैश फ्लो वाली वो कंडीशंस भी फुलफिल नहीं होती है. So the tainted element test is fulfilled and GAR can be invoked. Consequences of impermissible avoidance arrangement.
These are the consequences. Disregarding IAA, treating that it has never been entered into. Disregarding accommodating party, deeming the person who are connected person in relation to each other to be one and same person for the purpose of determining tax treatment of any amount. जैसे भी हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था. Reallocating amongst the party to the arrangement any accrual received of a capital or revenue nature or any expenditure deduction relief or rebate. Reallocating among the parties to the arrangement any accrual received of a capital or revenue nature or any expenditure deduction relief or rebate. Treating the place of residence of any party to the arrangement or the status of an asset or a transaction at a place other than the place of residence, location of asset or the location of transaction as provided under the arrangement. Or conceiving or looking through an arrangement by disregarding corporate structure. Okay, it has been provided that any equity may be treated as debt or vice versa. Okay, any accrual or receipt of a capital nature may be treated as revenue nature or vice versa. Or any expenditure deduction relief or rebate may be recharacterized. तो किसी भी एक्सपेंडिचर डिडक्शन रिलीफ या रिबेट को हम रिकैरेक्टराइज कर सकते हैं. किसी भी इक्विटी को डेट ट्रीट कर सकते हैं, डेट को इक्विटी ट्रीट कर सकते हैं. अगर हम आईएए को डिसरिगार्ड कर देंगे, किसी भी अप्रूवल कैपिटल नेचर का उसको रेवेन्यू मान सकते हैं और रेवेन्यू नेचर को कैपिटल मान सकते हैं. किसी भी एक्सपेंडिचर डिडक्शन रिलीफ या रिबेट को रिकैरेक्टराइज कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा, मतलब कितना पावर है आईएए के अंदर. वी हैव टू सी इट. एक बार हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4. फिर एक बार वापस से समराइज कर दूँ. The merger of a loss-making company with a profit-making one results in losses setting off of profits, a low net profit, and a low tax liability for the merged company. Would the losses be disallowed by GAR? Actually, merger के लिए specific provisions हैं. अगर if it was a profit-making company merged with a loss-making company, तो फिर वहाँ पे GAR अप्लाई हो जाता. पर यहाँ पे merger के लिए तो merger amalgamation के लिए specific already provisions हैं. So therefore, GAR need not be invoked when SAR is applicable, though even GAR and SAR can coexist. In the above facts, let us presume that the profit-making company merges with loss-making one. This results in losses setting off profits, a lower net profit, and a lower tax liability for both the companies together. Can now this be examined under GAR? So the answer is yes. यहाँ पे GAR apply हो जाएगा. तो यहाँ पे GAR क्यों अप्लाई होगा? जब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी के साथ मर्ज हो रही है यहाँ पे, तो फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को उसके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जिस अब उसको वहाँ पे डिविडेंड वहाँ पे बहुत कम देना पड़ जाएगा. अब उसको डिविडेंड ना के बराबर ही देना, डीजीटी एक्ट उसको बहुत कम देना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके जो लॉसेज हैं वो सेट ऑफ हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर. तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि GAR अप्लाई हो जाएगा. In case of a merger of a profit-making company with a loss-making company, there is no specific anti-avoidance safeguards. However, since the merger would be under the order of High Court, GAR would not be invoked if the High Court has explicitly and adequately considered the tax implication while sanctioning the merger scheme. ओके, अगर हाई कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कंसीडर कर लिया है टैक्स इम्प्लीकेशन को बाय सैंक्शनिंग द मर्जर स्कीम, तो फिर तो GAR एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जनरली GAR एप्लीकेबल हो जाता है इन केसेस में. क्वेश्चन नंबर 5 राइट इन फ्रंट ऑफ यू.
वापस से क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर बी देखेंगे. People, in order to avoid, were doing actually reverse merger. The very reason for such type of merger was avoidance, tax avoidance of DDT. In the case, as per Finance Act 2018, explanation number 2 to section 222 is inserted. In the case of an amalgamated company, the accumulated profits, whether capitalized or not, shall be increased by the accommodating party of amalgamating shall be increased by the accumulated profits of amalgamating company on the date of the merger. So the amalgamating company shall be charged to DDT. तो यानी कि रिवर्स मर्जर बचाने के लिए क्या करते थे, मतलब DDT बचाने के लिए रिवर्स मर्जर करते थे. तो रिवर्स मर्जर करने के बाद उनको DDT नहीं देना पड़ता था. तो DDT से बचने के लिए वो करते थे. तो देर यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंसर्शन हुआ है फाइनेंस एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग. एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 222 ये बोलती है कि अगर कोई अमालगमेटेड कंपनी है और उसके accumulated profits हैं, whether capitalized or not, shall be raised by the accumulated profits of the amalgamating company on the date of the amalgamation. So the amalgamating company shall be charged to DDT. आप DDT से नहीं बच सकते क्योंकि यहाँ पे हमने इसको गार में पकड़ लिया है. So moving on to question number 4. Please read the question. क्या यहाँ पे टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए किया गया था? क्या यहाँ पे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है? अगर ये सब फुलफिल होता है तो फिर तो हम यहाँ पे लगा देंगे गार, और ये सब फुलफिल नहीं होता है तो गार अवेलेबल नहीं रहेगा. तो यहाँ पे गार अवेलेबल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि द लीज रिटेनिंग हायर देन द डेप्रिसिएशन बी डिसअलाउड एज एक्सपेंस अंडर गार, बिकॉज यहाँ पे टैक्स पेयर merely makes the selection of the options available to him. Please read question number 6. क्लियरली यहाँ पे टैक्स बेनिफिट हो रहा है, कोई कमर्शियल एक्सपीरियंसी थी ही नहीं यहाँ पे ये अरेंजमेंट के लिए. टैक्स भी पे नहीं किया गया है, ट्रीटी का बेनिफिट ले लिया गया है. तो क्या इस केस में गार इन्वोक हो सकता है? तो गार इन्वोक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कहीं मेरे को सार का प्रोविजन तो दिख रहा है कि सार में ये एप्लीकेबल है. तो इवन तो गार एंड सार कैन को एग्जिस्ट एज पर सीबीडी सर्कुलर, लेकिन यहाँ पर गार अप्लाई होगा क्योंकि सार का यहाँ पे कहीं है नहीं. और मेनली यहाँ पे अरेंजमेंट है, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मोर देन 3 करोड़ होगा वी आर अज्यूमिंग, और एक इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे. कोई कमर्शियल एक्सपीरियंसी नहीं थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे वी हैव डन दिस. ट्रीटी अब्यूज माना गया है ऐसे. The firm was only on paper as the manpower was drawn from the company. The firm did not have any commercial substance. Moreover, it is a case of treaty abuse, and GAR may be invoked to disregard the firm and tax payment for such services as fee for technical services. However, the rate on such payment shall be applicable under the treaty if more beneficial. Okay. Last question. Please read it. Question number 7.
क्लियरली टैक्स बेनिफिट का है, लेकिन यहाँ पे मर्जर हो रहा है तो फिर हम देखेंगे कि हाई कोर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ लॉस मेकिंग कंपनी में है नहीं तो क्लियरली मर्जर है, और मर्जर तो स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन करते करते हम टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन का मतलब समझेंगे। टैक्स प्लानिंग इट इज विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ, मतलब जो भी जैसे एटीसी का डिडक्शन गिवन है तो एटीसी का डिडक्शन हम ले लेंगे, तो इस टाइप के डिडक्शन लेना, चैप्टर 6 की डिडक्शन ले लेना, 10 की डिडक्शन ले लेना, और जो भी बेनिफिट्स लॉ ने प्रोवाइड करती हैं तो वो डिडक्शन लेना अपने आप में टैक्स प्लानिंग कहलाता है। टैक्स मैनेजमेंट मतलब टाइमली कंप्लायंस करना चीज़ों की, और टैक्स इवेजन तो इलीगल है ही, मतलब टैक्स को इवेड कर देना, टैक्स ना पे करना, टैक्स इवेजन इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना। हमने टैक्स इवेजन का मतलब स्टार्टिंग में देखा भी था। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट। इवेजन, इवेजन, मैनेजमेंट। ओके, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन का मतलब हम समझेंगे। टैक्स प्लानिंग इज कैरिड आउट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ by availing the deductions and exemptions which are permitted by law and thereby minimizing the total tax liability. Tax planning is an arrangement by which full advantage is taken of the concessions and benefits conferred by the statute without violations of the legal provisions. Tax evasion, on the other hand, is an attempt to reduce the tax liability by dubious or artificial methods or downright fraud. It is illegal and denies the state its legitimate share of tax. टैक्स इवेजन इलीगल है। टैक्स प्लानिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ किया जाता है। डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेल करते हुए हम हमारी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करते हैं। हम सभी कंसेशंस और बेनिफिट्स को फुल्ली यूज करते हैं और कोई भी लेजिस्लेचर के प्रोविजन को वॉयलेट नहीं करते हैं। टैक्स इवेजन क्या होता है, हम हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हैं। दोनों केसेस में हम हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, इलीगल मीन्स का यूज कर लेते हैं टैक्स इवेजन में। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट हमने देख लिए थे, सेक्शन नंबर 98 में आते हैं। हम डिसरिगार्ड कर देंगे पूरे के पूरे अरेंजमेंट को। हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये कभी एंटर हुआ ही नहीं है। हम डिसरिगार्ड कर देंगे अकोमोडेटिंग पार्टी को। हम ये मान लेंगे कि वो वन एंड द सेम पर्सन है। हम रीएलोकेट कर देंगे कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को या फिर डिडक्शन या रिलीफ या अबेट को। हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस वगैरह चीज़ों को चेंज कर देंगे। हम ये भी ऐसा भी कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सेट असाइड कर दें। और इट हैज बीन आल्सो प्रोवाइडेड दैट एन इक्विटी may be treated as debt or debt may be treated as equity, revenue may be treated as capital may be treated as revenue, expenditure may be treated as income may be treated as expenditure, and rebate may also not be allowed. So these were the consequences of impermissible avoidance arrangement. ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। यहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी हो नहीं रही थी, only it was to obtain the benefit of the tax treaty. It was done
सिमको इनकॉर्पोरेट सुको, ये वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था। क्या गार इस केस में इन्वोक किया जा सकता है? क्योंकि कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है सुको में, टैक्स बेनिफिट क्लियरली है, कमर्शियल सब्सटेंस है नहीं यहाँ पे, तो यस गार कैन बी इन्वोक्ड, deemed to lack the commercial substance. फिर हमने देखा था अरेंजमेंट टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस का डिटेल मीनिंग, उसके इंडिविजुअल स्टेप्स उसके अरेंजमेंट से पूरी तरीके से डिफरेंट है, राउंड ट्रिपिंग है, अकोमोडेटिंग पार्टी है, एलिमेंट्स हैव द इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग ईच अदर, transaction which is conducted through one or more person in disguise the value location source ownership of the fund which is the subject matter of transaction। यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है टैक्स बेनिफिट का, और यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क भी नहीं है होल्डिंग कंपनी वगैरह पे। फिर हमने यहाँ पे देखा था फोर्थ एलिमेंट जो था नॉट बोनाफाइड पर्पस, थर्ड एलिमेंट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, जिसके भी हमने आगे 4 से 5 देख लिए। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में एक बार फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट लेने के लिए 2 सब्सिडीज फ्लोट करी गई, जिनमें दोनों में 10% से कम पार्टिसिपेशन रखा गया, शेयर होल्डिंग रखी गई, और जैसे 10% से कम रखा गया तो हम टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। पेमेंट को स्प्लिट किया गया है, यहाँ पे ओवर इन्वॉइसिंग अंडर इन्वॉइसिंग हो गई है, क्लियरली यहाँ पे गार लग जाएगा अगर सार नहीं लग रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट तो हो ही रहा है। ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पर है कि नहीं है, और आर्म्स लेंथ कौन फिक्स करेगा? ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन फिक्स करेगा। तो हमने देखा था कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अभी हमने देखा कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके साथ हमें ये भी देखा था कि व्हाट आर एक्चुअली कि टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हम एक बोल सकते हैं कि गार के प्रोविजंस लग सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि गार एंड सार बोथ कैन कोएग्जिस्ट। तो एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर कब गार लगेगा कब सार लगेगा, सार के हमने 10 एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे कि इन केसेस में सार लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, एंड एक बार आपको वापस से सभी एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा।